आज हम बात करेंगे जॉइंट स्वेलिंग के बारे में। स्पेशली अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है नी जॉइंट की स्वेलिंग और पेन लेकर, तो हम उसे कैसे मैनेज करते हैं और कैसे ट्रीट करते हैं, वो सारा आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जैसे आप देख पा रहे हैं, नी ये वाला राइट वाला पूरा स्वोलन है, ये नॉर्मल नहीं दिख रहा है। इसमें पटेला का भी पूरा शेडो नहीं हमें दिख पा रहे। अगर इसे हम पैल्पेट करेंगे नी को, काफ़ी स्वोलन, और पेशेंट कई बार बेंड भी नहीं कर पाता, इतनी स्वेलिंग हो चुकी होती है। तो उसके कारण क्या हो सकते हैं? 5 से 6 कारण, अलग अलग कारणों से स्वेलिंग नी की आ सकती है और पेन हो सकती है। फर्स्ट मोस्ट कॉमन कारण होता है ट्रॉमा। ट्रॉमा कोई एक्यूट इंजरी हुई है अगर पेशेंट को, वो कोई बोनी इंजरी हो सकती है, मतलब हड्डी टूटी हो सकती है, या अंदर का कोई लिगामेंट मांसपेशी टूट गई। वो ऑब्वियस होता है, पेशेंट हिस्ट्री भी आपको मतलब आके यही बताएगा कि मेरे को ये ऐसे चोट लगा और उसके बाद ये होगी। उसका क्लियर कट आप मैनेज कर सकते हैं। सेकंड पेशेंट आते हैं इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस लेके। इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस में आता है जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउटी अर्थराइटिस और एंक्लोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस जो ऑटोइम्यून डिजीज होती हैं, इन सभी में नी में स्वेलिंग आती है, ग्रेजुअल स्वेलिंग, धीरे धीरे स्वेलिंग बढ़ती है और पेशेंट को पेन होने लगता है, जिसके कारण जो जॉइंट फ्लूइड है वो जॉइंट में ज्यादा बढ़ जाता है। उसके कारण पेशेंट बेंड नहीं कर पाता। ये इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट अलग होता है। उसके बाद पेशेंट आते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, एज रिलेटेड अर्थराइटिस के साथ। वो यूजुअली ओल्ड पेशेंट होंगे, वो भी अलग हिस्ट्री देंगे कि हमें धीरे धीरे ग्रेजुअल स्वेलिंग आई, धीरे धीरे स्वेलिंग बढ़ी, पेन बढ़ी और नी में हम बेंड नहीं कर पा रहे अब। इसके बाद आती है सेप्टिक अर्थराइटिस, जो सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब मिस नहीं कर सकते आप स्वेलिंग को। सेप्टिक अर्थराइटिस एक एक्यूट ऑनसेट अर्थराइटिस है, मतलब थोड़े ही दिन में ये स्वेलिंग बढ़ जाती है। इसका कारण हो सकता है कहीं छोटी मोटी चोट लग गई जॉइंट के पास, जहाँ कोई इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन लग गया, जहाँ कहीं पर खरोंच लगने पे ऊपर मसाज कर लेते हैं, उसके कारण भी सेप्टिक अर्थराइटिस देखी जाती है। सेप्टिक अर्थराइटिस एक डेंजरस और इमरजेंसी में मैनेज करने वाली चीज है, जिसको अगर टाइम पे ना मैनेज किया जाए तो फ्यू डेज टू वीक जॉइंट पूरा खराब कर देती है। उसके बाद लास्ट स्वेलिंग का कारण हो सकता है रिएक्टिव अर्थराइटिस। रिएक्टिव अर्थराइटिस जो कि एक नॉर्मल, अगर बिना किसी कारण के स्वेलिंग हो रही है, कोई ऐसी डिजीज नहीं है पेशेंट को, तो हम उसे रिएक्टिव अर्थराइटिस बोल सकते हैं। और मोस्टली जो रिएक्टिव अर्थराइटिस मानी गई है वो वायरल फीवर के बाद पेशेंट्स को काफी आती है। जैसे एक पेशेंट बोलेंगे कि हमें चिकनगुनिया हुआ था पहले, जहाँ कोई वायरल फीवर हुआ था, उसके बाद हमारे घुटनों में जहाँ जोड़ों में स्वेलिंग रहने लगी, वो रिएक्टिव अर्थराइटिस होगी। अब हम बात करेंगे सारे स्वेलिंग के ट्रीटमेंट के बारे में। तो इन सारी प्रॉब्लम को, इन सारी अर्थराइटिस की स्वेलिंग को मैनेज करने के लिए हम फर्स्टली पेशेंट को डायग्नोस कंफर्म करते हैं। जैसे अक्यूट ट्रॉमा के साथ आया तो पहले एक्सरे के लिए पेशेंट को भेजते हैं। अगर एक्सरे नॉर्मल आता है तो हम यूजुअली स्प्लिंटिंग कर देते हैं पेशेंट की। अगर लगता है नॉर्मल है, कोई फ्रैक्चर नहीं है, तो फ्यू डेज आफ्टर स्वेलिंग कम होने के बाद हम उसको MRI के लिए भेज देते हैं, अगर कोई लिगामेंट और मेनिस्कस इंजरी उसके लिए। उसके बाद हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए हम पेशेंट्स के एक्सरेस कराते हैं, ताकि हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्टेज देख पाएं। और इसके बाद इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस आती है। इन्फ्लेमेटरी को डायग्नोस करने के लिए यूजुअली हम एक्सरे के साथ कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन होती हैं, जैसे ESR, CRP, और स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस या RA फैक्टर, NTCCP, उसके स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ती है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, टू कंफर्म द डायग्नोसिस, ताकि हम उस रिलेटेड ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाएं। उसके बाद हम सेप्सिस का अगर देखें तो सेप्सिस का क्लिनिकली जो इम्पोर्टेंट है, जो नी होगा स्वोलन नी, वो काफ़ी वार्म होगा, नॉर्मल मतलब काफ़ी गर्म महसूस होगा, रेडनेस होगी। उस केस में हम ESR CRP कराते हैं, पेशेंट का ब्लड इन्वेस्टिगेट कराते हैं। एक्सरे की ज़्यादा जरूरत नहीं होती उसमें। सेप्टिक अर्थराइटिस में पेशेंट का एक्सरे कराने के साथ साथ हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन में ESR CRP कराते हैं। उसके बाद अगर ESR CRP सिग्निफिकेंटली रेज हो तो हमें इमीडिएटली उसको टैप करके, मीन्स एस्पिरेट करके देखना चाहिए उसमें पस है जहाँ नहीं है, उसको मतलब कंफर्म करना चाहिए डायग्नोसिस। कई बार एंटीबायोटिक के साथ हम उसको लेवाज भी करते हैं, वॉश करते हैं अंदर से जॉइंट को, अलग अलग तरीके से मैनेज करते हैं। उसके बाद जो रिएक्टिव अर्थराइटिस है उसके लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी एनसेड्स जो 5 to 7 डेज, तो मोस्ट पेशेंट में रिएक्टिव अर्थराइटिस से मैनेज हो जाती है। मैं डॉक्टर GS संधू, वर्किंग इन रावल हॉस्पिटल, करनाल।